नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। दिल्ली से यह बड़ी खबर है, द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाया जाएगा। बता दें कि बीजेपी देश भर में जीत का उत्सव मनाएगी। भाजपा 1 लाख से अधिक आदिवासी बहुल गांवों में उत्सव मनाएगी। आदिवासी गांवों में खास तौर से बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया जाएगा। देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलने का जश्न बीजेपी की तरफ से मनाया जाएगा। तो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है ये। और ऐसे में इस उपलब्धि को और ज्यादा भुनाने के लिए, या कहें कि इसकी जो खुशी है वो जताने के लिए, अब बीजेपी देश भर में उत्सव मनाएगी देश के पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने पर। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, एक तरीके से जिस मास्टर स्ट्रोक को बीजेपी ने चला था, कहीं ना कहीं वो उसमें कामयाब हो गई और अब उसे भुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी, और इसीलिए बड़े पैमाने पर उत्सव की तैयारियां चल रही है। देखिए सनी, बिल्कुल सही बात है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने प्रत्याशी बनाया था, उसको अब भुनाने का समय वक्त हो चुका है और बीजेपी एक उत्सव की तरीके से कोई भी काम करती मनाएगी। पूरे देश की ओर बात करें तो 1,30,000 से ज्यादा जो गांव है वो आदिवासियों से प्रभावित है, मतलब ऐसी संख्या है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 20 जिले ऐसे हैं जिसमें आदिवासी निवास करते हैं। 2011 की जनगणना की बात करें उत्तर प्रदेश में तो करीब 1,34,000 आदिवासी उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं 2011 में। अब 11 साल में जो जनसंख्या ज्योमेट्री से बढ़ती है, कितनी उनकी संख्या हो चुकी होगी आप अंदाजा लगाया जा सकता है। तो भाजपा अब कोशिश करेगी कि 2024 का जो चुनाव है उसमें आदिवासी जो समाज के लोग हैं उनको, क्योंकि पहला एक जो द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी राष्ट्रपति है जो आदिवासी समाज से आती है और आदिवासी समाज से अभी तक कोई भी पॉलिटिकल में भागीदारी नहीं रही है। तो एक समाज ऐसा भी है, क्योंकि भाजपा का नारा भी है पंक्ति के अंतिम लाइन, अंतिम लोग तक वहां पर जो योजनाएं पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में बीजेपी कोशिश करेगी कि जो बड़ा तबका देश में रहता है, जो अभी तक गुम था, सिर्फ वोट बैंक था और इस राजनीति से दूर था, उसको भाजपा अपने संगठन में जोड़ेगी और 2024 में मुझे लगता है पूरा फायदा भाजपा को मिलेगा। हालांकि और पॉलिटिकल पार्टियों ने भी समर्थन किया है, लेकिन जिस तरीके से पूरे गांव स्तर पर जहां बाहुल्य क्षेत्र आदिवासी रहते हैं वहां पर कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे तो निश्चित रूप से कनेक्टिविटी भाजपा से जुड़ेगी। वो 2024 में भाजपा के लिए रामबाण साबित हो सकती है सनी। बिल्कुल, लेकिन आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे किस तरह का ये कार्यक्रम है, क्या इसकी रूपरेखा तय की गई है, कब तक ये कार्यक्रम चलना है? देखिए, ये अभियान चला के कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये जस्ट थोड़ा लंबा चलेगा। जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो आज से स्टार्ट करेंगे। जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, वहां पर जाकर के उसी हिसाब से कार्यक्रम करेंगे, जिससे भाजपा के जो लोग हैं वो अपने कन्वर्टी जोड़ेंगे और साथ ही साथ वो ये उनको बताएंगे कि इस बात की जानकारी देंगे कि देश में पहला जो राष्ट्रपति ऐसा हुआ है जो आदिवासी समाज से है और भाजपा ने बनाया है। तो ऐसे में वो जो उनकी सिंपैथी होगी वो भाजपा कोशिश करेगी कि उनको पार्टी के साथ जोड़े, उनको कार्यकर्ता बनाए, उनको सदस्य बनाए। उसके साथ साथ 2024 की जो लड़ाई है, जो भाजपा पूरी तरीके से तैयारी अभी से कर रही है, उसको गंतव्य तक पहुंचाना और 2024 में एक बड़ी जीत हासिल करना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो 80 का अगर हम लक्ष्य लेकर चलेंगे तो 75 तक जरूर आ जाएंगी। तो ऐसे में एक बीजेपी की बड़ी जो योजना है उसको लेकर जो अभी से काम कर रही है कि 2024 कैसे फतेह करना है। एक आदिवासी समाज, एक बड़ा समाज उत्तर प्रदेश में भी रहता है। अभी फिलहाल पूरे देश में आपने बताया कि 1,20,30 लाख से ज्यादा गांव है जो आदिवासी समाज से जो ज्यादा रहते हैं वहां पर। तो ऐसे में मुझे लगता है आने वाले समय में भाजपा को ये फायदा मिलेगा और 2024 की लड़ाई बिल्कुल आसान हो जाएगी भाजपा के लिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर भाजपा और ज्यादा मजबूत होगी और जिस तरह से विपक्ष कमजोर हो रहा है ये भी अपने आप में एक विचारणीय बात है। बहरहाल आपसे हम आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कृषि विभाग के तबादलों में गड़बड़ी का आरोप लगा। संयुक्त कृषि निदेशक का अब तक
तबादला हुआ है, नहीं हुआ है तबादला दरअसल, और इसी 9 साल से मुरादाबाद में तैनाती उनकी है। संयुक्त कृषि निदेशक वाराणसी कानपुर में 1.5 साल में ही तबादले की शिकायत की गई है। तो गड़बड़ी का आरोप लगा है इस पूरे मामले में। तबादला अब तक संयुक्त कृषि निदेशक का नहीं हुआ है। 9 साल से मुरादाबाद में ही संयुक्त कृषि निदेशक तैनात है और गड़बड़ी का जो आरोप लगाया गया था उसकी शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अनूप हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दोबारा से उनका रुख करते हैं। अनूप, क्या है ये पूरा मामला और शिकायत के बाद भी आखिरकार क्यों नहीं उनका तबादला हो रहा है? किस तरह की शिकायत है ये? देखिए सनी, स्वास्थ्य विभाग के बाद जो और विभाग थे लगातार उसमें अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। कृषि विभाग में वही जो ट्रांसफर नीति के हिसाब से जो ट्रांसफर नहीं हुए उसको लेकर शिकायत मिली है। अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो 9 साल से एक अधिकारी एक ही जिले में जमा पड़ा है, अंगद के पैर तरीके से जमाए पड़े वहां पर, बाकी जो छोटे छोटे अधिकारी हैं उनको 1.5 साल पे तबादला हो जा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है विभाग को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और एक कनेक्टिविटी जरूर देखना चाहिए कि कौन सा अधिकारी कितने साल से किस पर कहां पर है, उसको ऑनलाइन करना चाहिए ताकि जो पारदर्शिता है वो बनी रहे और ये पता लगता रहे कि कौन सा अधिकारी कितने वर्ष तक एक ही सीट पर एक ही जिले में तैनात है। ऐसी गड़बड़ी देखने को मिली है। हालांकि मुझे लगता है विभाग की लापरवाही होगी जो इस जो ट्रांसफर नीति के तहत जो सरकार ने बनाई थी उसके तहत नहीं हो पाए हैं। हो सकता ये सूर्य प्रताप शाही जो कृषि मंत्री उनको जानकारी में ना हो, अधिकारियों ने बात छुपाई हो कि एक अधिकारी ऐसा भी है उत्तर प्रदेश में जो एक ही जिले में 9 साल से जमे पड़े हैं, या फिर ऐसे भी अधिकारी हैं जो 1.5 साल में तबादले हो जा रहे हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के साथ तमाम चाहे बीडब्ल्यूडी विभाग हो या फिर अभी कृषि विभाग है या फिर और विभाग हैं, इनमें जिस तरीके से अनियमितताएं देखने को मिली हैं इस पर गहनता से अध्ययन करना चाहिए और सरकार को भी कोशिश करना चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि ऑनलाइन पारदर्शिता रहे ताकि किसी प्रकार के जो आरोप हैं इससे बचना चाहिए सरकार को और अधिकारियों को भी। बिल्कुल, इसके पहले लेकिन जो राज्य मंत्री रहे हैं कैबिनेट के, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि अफसर मंत्री अधिकारी जो है उनकी बातें नहीं सुनते हैं और कहीं ना कहीं अब फिर से एक बार इस तरह का मामला सामने आया है। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से अधिकारियों पे लगातार आरोप लगा, ये योगी पहली सरकार थी उसमें भी लगा था, ऐसा नहीं है कि पहली सरकार में नहीं लगा था। मुझे याद है नंदकिशोर गुर्जर लोनी कटरा के विधायक हैं, वो विधानसभा में आके रो रहे थे और कानून व्यवस्था पर वो सवाल उठा रहे थे कि उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं। तो ये पहले भी मामला था और आज भी ये मामला लगातार चला रहा। चूंकि ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिख दी तो रास्ताएं खुल गई मंत्रियों की। दिनेश कार्तिक भी अपना अडिग होकर के उन्होंने आरोप लगाया कि उनके अधिकारी उनके विभाग में नहीं सुनते। जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री हैं जितिन प्रसाद का भी वही हाल, इनके विभाग में तबादले हो गए, उसके बाद एक सप्ताह के अंदर वो तबादले वापस कर लिए गए। तो ये माहौल है, कहीं ना कहीं अधिकारियों का जो वर्चस्व है वो एक कायम है, अधिकारी मनमानी करते हैं, ये नेताओं का आरोप है। तमाम ऐसे विधायक है, चाहे सीतापुर की बात करें या फिर हरदोई की विधायक बात करें, लगातार उनका जो वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है कि वो लगातार आरोप लगाते हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं। इस पर कहीं ना कहीं अधिकारी और मंत्रियों के बीच तालमेल बनाना चाहिए ताकि विकास में या फिर जिस तरीके से बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरह से परिस्थितियां बन रही है ये कहीं ना कहीं योगी कैबिनेट के लिए और योगी सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। इस पर आगे क्या चिंतन मंथन होता है, किस तरह से अधिकारियों पर नकेल कसी जाती है, किस तरह से आगे कामकाज की रूपरेखा तय की जाती है, इस पर आप नजर बनाए रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर हाथरस से है। हाथरस में भीषण सड़क हादसा हो गया है, डंपर ने कावड़ियों को रौंद दिया है। तो हाथरस से ये बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसा हुआ है। हाथरस में डंपर ने कावड़ियों को रौंद दिया है। हादसे में 5 कावड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई है। कई कावड़िए गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हाथरस में तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने कावड़ियों को रौंद दिया है। 5 की मौके पर मौत हुई है, एक ने अस्पताल में दम तोड़ा है। ये कावड़िए हरिद्वार से
कावड़ में जल लेकर अपने जिले ग्वालियर की तरफ जा रहे थे कि तभी तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें टक्कर मारी। 6 लोगों की मौत हो गई और मरने वाले कावड़ियों की पुलिस ने पहचान कर ली है। हाथरस में हुए इस सड़क दुर्घटना की चपेट में 7 कावड़ी आए हैं, जिनमें से 6 की मौत हुई है, जबकि एक ने 5 की मौत ऑन द स्पॉट हुई और एक की अस्पताल में मौत हुई और जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। ये ग्वालियर का एक जत्था कांवड़ियों का हरिद्वार से ग्वालियर वापस जा रहे थे अपना कांवड़ में जल लेकर के। आज रात को करीब 2-2:15 बजे के आसपास सादाबाद थाना क्षेत्र पड़ता है जनपद हाथरस में, यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। इसमें पीछे से एक डंपर ने इनको एक्सीडेंट किया है, जिसमें अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है जो 7 कांवड़ी चल रहे थे वो घायल थे, तो चोट लगी। इसमें अभी तक की प्राप्त जानकारी में 5 कंफर्म कैजुअल्टी है, एक और की स्थिति क्रिटिकल है। उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर से शनिवार को कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसके बाद फिर से राजनीतिक पारा चढ़ गया है। दरअसल ये तस्वीरें रामपुर से विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के घर से सामने आई है। शनिवार को सपा विधायक के घर महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य नजर आए हैं और जिसके बाद माना जाने लगा है कि सपा गठबंधन में नाराज साथियों के साथ बातचीत का दौर फिर से एक बार शुरू हो गया है। शनिवार को रामपुर विधायक आजम खान के घर केशव देव मौर्य पहुंचे थे। इस दौरान दोनों के साथ खाने की भी तस्वीरें सामने आई हैं, एक साथ खाना खाते हुए दिखाई दिए और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी एक तस्वीर में नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के बाद केशव देव मौर्य ने यह बताया कि आजम खान ये जानना चाहते थे कि उनकी गैर मौजूदगी में क्या क्या सियासी घटनाक्रम है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर जिला प्रशासन को जौहर यूनिवर्सिटी की 13.8 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा छोड़ने के लिए कहा है और इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम को जमानत देते हुए जमीन के इस हिस्से को प्रशासन के कब्जे में लेने की अनुमति दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई जमानत की इस शर्त को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तों पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि ये एक नया ट्रेंड बन गया है कि जब हाईकोर्ट गैर जरूरी टिप्पणी कर रही है तब जमानत देते वक्त गैर जरूरी शर्तें लगा दी जा रही है। मऊ जिले में उन्नाव के बांगर मऊ से विधायक श्रीकांत कटियार की गाड़ी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पलट गई है। इस घटना में विधायक बाल बाल बच गए। हालांकि उनको मामूली चोटें जरूर आई हैं। सामने तस्वीरें आई हैं जो कि डराने वाली तस्वीरें हैं। विधायक को चोटें आई हैं और कार बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। विधायक की तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैसे ये कार पलट गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के 260 से होकर मंत्री दयाशंकर के घर से गुरुवार को वापस जब वो लौट रहे थे, इसी दौरान हादसे का वो शिकार हो गए। उनकी कार पलट गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में विधायक श्रीकांत कटियार को ज्यादा चोटें नहीं आई। देहरादून में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की यह बैठक होनी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में कई अन्य दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। तो भारत जोड़ो के जरिए कांग्रेस एक बार फिर से अपनी जमीन को तलाश रही है, अपनी जमीन को फिर से एक बार सींचने की कोशिश कर रही है, अपनी जमीन को फिर से एक बार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ये जानती है कि अब उसे जमीन पर उतरकर लोगों तक पहुंचना है, जनता तक पहुंचना है। अजीत कंबोज हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, इसके पहले अब तक के 2 उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए हैं। दोनों ही चुनाव के दौरान हमने देखा कि कांग्रेस ने
बहुत ज्यादा कोशिशें की, लेकिन सफलता जो हाथ लगनी चाहिए थी वो नहीं लग पाई। फिर से एक बार कांग्रेस जमीन पर उतरने की कोशिश कर रही है, फिर से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस बार क्या नई रणनीति दिखाई दे रही है, कैसी कोशिशें हो रही है? बिल्कुल सन्नी, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो चाहे फिर वो 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर 2022 का, दोनों में ही करारी शिकस्त कांग्रेस को यहां पर देखनी पड़ी थी। 2017 में जहां उनके 11 विधायक जीत कर आए थे, तो 2022 की अगर बात की जाए तो आंकड़ा जरूर बड़ा है, 19 विधायक जीते जरूर हैं, लेकिन जो एक पार्टी का सत्ता में आने का सपना था वो इस बार भी पूरा नहीं हो पाया है। इसको देखते हुए कांग्रेस ने अब तमाम तरह के आंदोलन करने की शुरुआत यहाँ पर की है और कैसे अपने आप को मजबूत करना होगा इसको लेकर भी यहाँ पर पटकथा लिखी जा रही है। और इसी कड़ी में भारत जोड़ो आंदोलन एक बड़ा अभियान के तौर पर यहां पर शुरू किया जा रहा है। 9 अगस्त से यह कार्यक्रम पूरी तरह से यहां पर शुरू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की सफलता को लेकर तमाम बैठकों का दौर यहां पर चल रहा है। और सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अगर बात की जाए तो वो मजबूती के तौर पर दोबारा से कांग्रेस को खड़ा करने का यहां पर दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत बनकर उभरेगी और जितने भी वरिष्ठ नेता है उनका सहयोग लिया जाएगा। जो भी नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं तो उनको भी कांग्रेस की रीति नीति समझाने की यहां पर कोशिश होगी। तो तमाम पहलुओं को लेकर यहां पर भारत जोड़ो आंदोलन एक अभियान के तौर पर जो लिया जा रहा है उसके तहत यहां पर कार्यक्रम होने हैं और इसी को लेकर जो बैठकें हैं वो अभी अब शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, बैठक में कौन कौन से दिग्गज मौजूद रहेंगे? क्योंकि अंदर खाने की जो फूड की खबरें बार बार वो भी सामने आती है, अलग अलग गुटों की खबरें सामने आती है। ऐसे में क्या इस बैठक में कांग्रेस का एक पूरा जो स्वरूप है, जो बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं, बड़े जो नेता हैं, क्या उनकी मौजूदगी रहेगी? क्या उनको आला कमान एक साथ लाने में कामयाब हो पा रहा है? सन्नी, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो तमाम बैठकें यहां पर लगातार आयोजित होती हैं, लेकिन बैठकों में जो तमाम वरिष्ठ नेता की मौजूदगी रहती है वो हमेशा सवालों में रहती आई है। गुटबाजी बैठक के तुरंत बाद खुलकर सामने आती है। 19 विधायक उत्तराखंड कांग्रेस के हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो भी बैठकें होती है उसमें 19 के 19 विधायक कभी एकजुट होकर एक मंच साझा करते हुए नजर नहीं आए हैं। हालिया बैठकों की भी अगर बात की जाए, खुद राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात की जाए तो इससे पहले जो एक बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस विधानमंडल दल की, उसमें भी सभी विधायक एकमत एकजुट होकर बैठक में मौजूद नजर नहीं आए थे। तो ऐसे ही तमाम बैठकों का हाल रहा है। गुटबाजी जो चरम पर है उत्तराखंड कांग्रेस में, तो उसके दिग्गज कब एकजुट होंगे, कब एक मंच से वो साझा तौर पर ये निर्णय लेंगे कि कांग्रेस को मजबूत करना होगा, ये लगातार सवालों में है। हालांकि नव जो नियुक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा नेता है करण महारा, पूर्व विधायक रहे हैं, वो बार बार इस तरह के दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता एक साथ है, एक मंच को साझा करते हैं, लेकिन हमेशा सवालों में रहता है। और अब जब ये भारत जोड़ो अभियान को लेकर एक बैठकें होने जा रही हैं तो इस बैठक में कितने लोग साझा होंगे, कितने लोग एक साथ बैठक में निर्णय लेने का काम करेंगे, इसको लेकर भी इंतजार करना होगा। जी, जाहिर तौर पर एक सूत्र में सत्ता संगठन को पिरोने की कोशिश हो रही है, संगठन को पिरोने की कोशिश हो रही है। देखना ही होगा कि जमीन पर फिर से क्या वापसी कर पाती है कांग्रेस। आप हमारे साथ बने रहिए अजीत, आपसे हम आगे भी खबर पर अपडेट लेंगे। अगली खबर भी चूंकि उत्तराखंड से ही है। उत्तरकाशी में हो रही बारिश मुसीबत बन गई है, आफत की बारिश ये साबित हो रही है और इसी वजह से सड़कें नाले में तब्दील हो चुकी है। स्कूली बच्चों को आने जाने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि उत्तरकाशी में आज से 3 दिनों तक मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं जिले में बारिश से विकास खंड के राजकीय इंटर कॉलेज के पास नाले उफान पर हो चुके हैं और स्कूली बच्चे उसमें फंस रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भयावह ये तस्वीरें, इसमें बच्चों की जान तक जा सकती है, इस तरह की ये तस्वीरें हैं। बहाव जो है वो बहुत तेज गति का है और जिस तरह से मौसम ने मिजाज बदला है, इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह का अलर्ट है, क्या प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है और स्कूलों को छुट्टी क्यों नहीं दी जा रही है? अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो मानसून की दस्तक के साथ ही लगातार प्रदेश में हालात बिगड़ने लगे हैं। हालांकि मौसम विभाग समय समय पर अपना फोरकास्ट जारी कर रहा है और अब भी जो 3 दिनों का ऑरेंज अलर्ट पहाड़ी जनपदों के लिए जारी किया गया है, तो उससे पहले सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। तमाम जो अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल की गई हैं। लगभग 3 महीनों के लिए किसी भी तरह की छुट्टी पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है और जिला स्तर पर भी तमाम एहतियात यहाँ पर बरती जा रही है कि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। यात्रियों की सुविधा को लेकर पहले से ही तमाम जो मुख्य स्थल है वहां पर व्यवस्थाएं बनाई गई है। साथ ही अगर
छुट्टियों की बात की जाए तो स्कूल्स में यहाँ पर छुट्टी जरूर घोषित की जा रही है, लेकिन वो मौसम विभाग के अलर्ट को देखकर की जा रही है। अभी 20 तारीख का जो मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया था, तो उसके दौरान राजधानी देहरादून समेत तमाम जनपदों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई थी। और अब जब ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो आज शनिवार है, आज कल परसों 3 दिन का ये अलर्ट है, तो शनिवार और रविवार को अमूमन ज्यादातर जनपदों में छुट्टी रहती है स्कूलों की। तो इसको लेकर सरकार ने व्यवस्था की है और सोमवार को किस तरह का मौसम रहेगा इसको देखते हुए यहाँ पर तत्काल फैसला लेने का अधिकार जिलाधिकारी को भी सरकार की तरफ से दिया गया है। तो सरकार पूरी तरह से चाक चौबंद होने के दावे जरूर कर रही है और पहाड़ की जो तस्वीरें आ रही है वो जरूर यहाँ पर भयावह तस्वीरें हैं। कहीं पर नदी नाले जो सड़कें हैं वो नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, सड़कें पूरी तरह से बहने की भी कई जगह से सूचनाएं आई हैं। तो सरकार पूरे मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हालांकि कोई बड़ा हादसा अभी तक पूरे पहाड़ में कहीं पर होता हुआ नजर नहीं आया है। इसका साफ संदेश है कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है। सड़कों बिल्कुल, जाहिर तौर पर मौसम जो है वो अब चूंकि बहुत तब्दील हो चुका है, बारिश लगातार हो रही है और बारिश का जो वेग है, जो प्रहार है, वो यहां पर हम देख पा रहे हैं नदी नालों के जरिए। ऐसे में आगे क्या प्रशासन की तरफ से एहतियाती कदम उठाए जाते हैं, इस पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के पैर धोकर स्वागत उनका करने के बाद हरिद्वार में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। सीएम धामी की घोषणा के अनुसार हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे और पुलिस कप्तान योगेंद्र सिंह रावत ने खुद हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए। हरिद्वार के भल्ला कॉलेज से उड़ान भरकर पहले उत्तर प्रदेश से सटे हुए नारसन बॉर्डर तक फूल बरसाए गए और इसके बाद बैरागी कैंप होते हुए हर की पौड़ी पर गंगा जल भर रहे कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा की गई। मनोरम दृश्य ये देखते ही बन रहा था। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने इन तस्वीरों को साझा किया है। आस्था का जो जन सैलाब है वो यहां पर उमड़ा हुआ दिखाई दिया और पूरे वातावरण में एक ही गूंज थी जो कि हर हर महादेव की थी। और ये जो पल था ये ना सिर्फ धार्मिक महत्व बल्कि अपने आप में बेहद खास ये लम्हा, और इसलिए यहाँ पर एक अद्भुत दृश्य बनता हुआ एक तरीके से एक आध्यात्मिक माहौल, एक आध्यात्मिक जो अनुभूति है एक तरह की अलग तरह की, वो यहाँ पर होती हुई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।